Welcome at Universal Education Point channel. Today's topic is base bias with emitter feedback. लास्ट लेक्चर में हमने बेस बायस सर्किट को स्टडी किया था, यानी कि फिक्स्ड बायस सर्किट को स्टडी किया था। और बेस बायस सर्किट ने फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की तीन कंडीशन में से एक कंडीशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन होती क्या है। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन वो एम्प्लीफिकेशन होती है, यानी कि हम किसी एम्पलीफायर को इनपुट में जो सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि एम्पलीफायर को इनपुट में जिस शेप का सिग्नल हम दे रहे हैं, अगर उस एम्पलीफायर के आउटपुट के अंदर हमें वैसे की वैसी शेप का सिग्नल मिलता है, तो ऐसी एम्प्लीफिकेशन को हम फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और ये फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हमें तभी मिलती है जब हमारा एम्पलीफायर तीन कंडीशंस को फॉलो करता हो। यानी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और फिक्स्ड बेस बायस ने फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की एक कंडीशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। वो कंडीशन कौन सी थी? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ने ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के अंदर डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर फिक्स कर दिया था। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की फर्स्ट कंडीशन यही है। फर्स्ट कंडीशन फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की क्या कहती है? एम्पलीफायर का या ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन है, ये एक्टिव रीजन है, ये कट ऑफ रीजन है और ये सैचुरेशन रीजन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक्टिव रीजन के अंदर डीसी लोड लाइन के ऊपर हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा वो डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और इस कंडीशन को फिक्स्ड बेस बायस ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जो दो रिमेनिंग कंडीशन बच गई थी, उन कंडीशंस को फिक्स्ड बेस बायस एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। वो कौन सी कंडीशंस हैं उनको अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो हमने ये कहा था फिक्स्ड बेस बायस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और उस मॉडिफिकेशन को यहां पर हमने किया है इस सर्किट के अंदर। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की जो दो कंडीशंस थी, जो बेस बायस सर्किट एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, वो कौन सी थी? जो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या प्रूव करना था? ये ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वो बायसिंग हमारा इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि ऑपरेटिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट किस चीज का पॉइंट है? कलेक्टर करंट का पॉइंट है। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा था उस बायसिंग के अंदर। अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या हो रहा था? ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो रहा था। तो ये कंडीशन फेथफुल एम्प्लीफिकेशंस की फिक्स्ड बेस बायस अचीव करने में फेल हो रही थी। और जो थर्ड कंडीशन थी, ये जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये बीटा के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बीटा क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। और ये बीटा की वैल्यू जो है वो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वेरी करती है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, BC147 एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, और उसके अंदर बीटा की वैल्यू वेरी करती है 100 to 600 के बीच में। यानी कि अगर मैं बात कहूं BC147 टाइप के ट्रांजिस्टर की, अगर मैं इसके बीटा को कंपेयर करूं दूसरे BC147 ट्रांजिस्टर से, तो इन दोनों का बीटा क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। यानी कि अगर किसी एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस में कोई ट्रांजिस्टर मान लो बर्न कर गया, यानी कि हमें उस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई,
अगर हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद उस एम्प्लीफिकेशन के अंदर ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। तो हमारी जो फिक्स्ड बेस बायस थी वो किस चीज को प्रूव करने में फेल हो गई थी कि जो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड ना करे, वो बीटा के ऊपर डिपेंड ना करे। लेकिन उसके अंदर वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो हमने ये कहा था फिक्स्ड बेस बायस नीड्स रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। तो हमने फिक्स्ड बेस बायस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया है और सिर्फ मॉडिफिकेशन किया है। यहां पर ये वाला जो सर्किट है वो एग्जैक्टली फिक्स्ड बायस सर्किट का है। और ये फिक्स्ड बायस सर्किट के अंदर हमने क्या किया था, मैं 2 मिनट बात कर दूं। जो हमने मॉडिफिकेशन किया है इस फिक्स्ड बेस बायस सर्किट के अंदर वो सिर्फ क्या किया है, हमने एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लिया है और उस रेजिस्टेंस को हमने इमीटर टर्मिनल के ऊपर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इमीटर और ग्राउंड के साथ। बस ये मॉडिफिकेशन किया है। इस इमीटर की वैल्यू हाई है लो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इमीटर रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर को मॉडिफाई करेगा इसकी बात करेंगे। ये जो सर्किट है इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे इसकी आने वाले आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं ये बात कर दूं हमने फिक्स्ड बायस सर्किट में क्या किया था। फिक्स्ड बायस के अंदर हमने ये जो हम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की जो बात करते हैं अब तक, ये मेरे पास सिंपल कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम है और ये ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमने 2 सप्लाई यूज की हुई है, VCC एंड VBB। इसका मतलब ये दोनों की दोनों बायसिंग सप्लाई हैं और ये VBB तो बेस सर्किट को बायस करती है, VCC कलेक्टर सर्किट को बायस करती है। और मैं बात बता दूं ये VBB है, ये हमारे बेस सर्किट को यानी कि बेस इमीटर टर्मिनल को, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाती है। VCC कलेक्टर बेस कलेक्टर इमीटर जंक्शन को हमारे क्या बनाती है, या कलेक्टर बेस को मैं बोलूं क्या बनाती है, ये रिवर्स बायस बनाती है। और रिवर्स बायस के अंदर सप्लाई की वैल्यू ज्यादा होती है, फॉरवर्ड के अंदर सप्लाई की वैल्यू कम होती है। तो यहां पर VCC की वैल्यू नियर अबाउट 5 to 6 वोल्ट होती है और VBB की वैल्यू नियर अबाउट 0.1 वोल्ट होती है, यानी कि 0.1 से भी कम होती है। अगर ये ट्रांजिस्टर मेरा अगर जर्मेनियम का बना होता है तो VBB की वैल्यू ऑलमोस्ट हम कितनी लेके चलते हैं, जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में VBB की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है और इतनी लो सप्लाई की पावर, इतनी लो वोल्टेज की सप्लाई मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया गया, इस सर्किट को रिप्लेस किया गया और क्या किया गया, सिर्फ एक सप्लाई को यूज किया गया। और वो सप्लाई किस में यूज की गई, आउटपुट में यूज की गई। आउटपुट में सप्लाई कितनी, आउटपुट सप्लाई की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन बेस करंट की वैल्यू तो कम होती है, क्योंकि यहां पर हमने लो वोल्टेज की सप्लाई यूज की हुई थी तो रिक्वायर्ड बेस करंट इस सर्किट में से फ्लो कर रहा था। तो अब यहां पर इस सर्किट में सिर्फ जो डिफरेंस आया वो किसका डिफरेंस आया, ये रेजिस्टेंस का डिफरेंस आया। यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, यहां पर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी थी, हाई कर दी थी। किसके कंपैरिजन में, इस सर्किट के कंपैरिजन में। और ये सेवरल 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया था। ये किसके लिए लगाया था, ताकि रिक्वायर्ड बेस करंट इस सर्किट में फ्लो करे। अब हमने इस आरबी की वैल्यू को फिक्स करके किसको फिक्स कर दिया था, बेस करंट को फिक्स कर दिया था। और बेस करंट के फिक्स होने से कौन फिक्स हो गया था, कलेक्टर करंट फिक्स हो गया था। और कलेक्टर करंट के फिक्स होने से कौन फिक्स हो गया था, ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स हो गया था। तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की फर्स्ट कंडीशन फिक्स्ड बेस बायस सर्किट ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी थी, बाकी की 2 कंडीशंस को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो हमने इस फिक्स्ड बेस बायस सर्किट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया। और क्या मॉडिफिकेशन किया कि हमने एक रेजिस्टेंस को लिया और वो इमीटर के ऊपर लगा दिया, और इमीटर के ऊपर ये इसकी वैल्यू हाई है लो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर ये क्या फर्क डालेगा,
कौन से पैरामीटर को चेंज करेगा, जो दो पैरामीटर हैं क्या उनको मॉडिफाई करेगा। अगर दोनों को मॉडिफाई करेगा तो हम इस सर्किट को यूज कर लेंगे, अगर दोनों में से एक को मॉडिफाई कर देगा तो भी यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम तीसरे को मॉडिफाई करने के लिए एक और सर्किट को यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसने क्या किया। इस रेजिस्टेंस ने जो किया, सबसे पहले हम इस ऑपरेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी होगी, आईसी की निकालनी होगी और वीसीई की निकालनी होगी। ये वीसी आउटपुट वोल्टेज है, आईसी आउटपुट करंट है, यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ड्रॉ कर रखा है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर रखी है, और इस डीसी लोड लाइन के ऊपर इस फिक्स्ड बायस सर्किट ने ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया है। अब इस फिक्स्ड कोऑर्डिनेट के, इस फिक्स पॉइंट के हम क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आईसी की वैल्यू को। आईसी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने इस सर्किट का ओनली इनपुट सेक्शन लिया, हम सिर्फ इनपुट सेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। तो हमने इस सर्किट का इनपुट सेक्शन बनाया, वो ये सेक्शन है। देखो मैं यहां से इस वीसीसी को हटा रहा हूं और इस वीसीसी को इधर ला रहा हूं, यानी कि ये मेरे पास जो टर्मिनल है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा दूं, यानी कि यहाँ पर आरसीसी लगा दूं। यहाँ पर एक तो ये डिफरेंस आएगा, ये मैंने डिफरेंस लगा दिया है, ये आरसीसी है, यहाँ पर आरसी है, और यहां से मैंने सप्लाई को हटा लिया। यहां से जब सप्लाई हटा ली तो ये रेजिस्टेंस है, और यहां से इस सप्लाई को हटाकर मैं यहां पर ले आया, वीसीसी यहां पर ले आया, तो ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और ये ग्राउंड हमेशा जीरो पोटेंशियल के ऊपर होता है, 0 वोल्ट के ऊपर होता है, ये लो पोटेंशियल के ऊपर होता है, तो इस नेगेटिव को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो ये मेरा पास इनपुट सेक्शन बन गया। इस इनपुट सेक्शन के अंदर हमें आईसी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने किरचॉफ लॉ को लगा दिया, और किरचॉफ लॉ को जब लगाया तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, जो सप्लाई दे रहे हैं वही सप्लाई तो पूरी की पूरी सर्किट के अंदर होगी। मैं देखो वीसीसी दे रहा हूं, ये वीसीसी का क्या होगा, इस आरबी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, इस बेस इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी, उसको वो किस में से होगी, वीसीसी में से होगी सब कुछ, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसका मतलब वीसीसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर टर्मिनल प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आरई। तो हमने वोल्टेज किरचॉफ लॉ को लगाया, और वो सिर्फ किसके अंदर, इनपुट सेक्शन के अंदर लगाया। हमने इस सर्किट के इनपुट सेक्शन को रीड्रॉ किया, यहां से मैंने इस वीसीसी को हटा लिया, यहां से ये हटा लिया, सपोज करो ऐसे हटा लिया, तो यहां पर ये जो टर्मिनल बच गया, ये तो टर्मिनल ऐसे बच गया। ये वीसीसी को हटा लाया हूं, तो मैंने इस वीसीसी को क्या किया है, यहां से ऐसे वीसीसी को कनेक्ट कर दिया। आरबी पहले भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव सी, और ये नेगेटिव मेरा क्या है, ग्राउंडेड है। इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाना है वायर की हेल्प से, और इसको ग्राउंड नेगेटिव है तो नेगेटिव को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, जो कि लोअर पोटेंशियल पे होता है, 0 पोटेंशियल पे होता है। तो ये मेरा पास इनपुट सेक्शन बन गया। तो मैंने इसी सर्किट को से तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया है इनपुट सेक्शन का, तो मैं इसको फिर यहां पर ऐसे रीड्रॉ कर देता हूं। आउटपुट सेक्शन की यहां पर बात करेंगे, तो इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो वीसीसी इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आईबी आरबी प्लस क्या बनेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वीबीई प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरई। आरई के अक्रॉस कितना हुआ, आई करंट फ्लो करेगा, आईई इंटू आरई, यही तो फ्लो करेगा। इससे आगे हम इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जानते हैं, ये जो आईई करंट होता है, ये आईई बाहर की तरफ फ्लो करता है, और बाकी दोनों करंट अंदर की तरफ फ्लो करते हैं, बेस करंट भी दोनों के दोनों। और वोल्ट किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो आने वाला जो करंट है वो अगर 2 में टूट रहा है तो आईई की वैल्यू क्या होती है, आईबी प्लस आईसी। ये इस जंक्शन पे आकर 2 में टूटेगा, आईबी और आईसी में। तो हमने क्या लिखा, आईई की वैल्यू आईबी प्लस आईसी, इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इस आईई की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, आईई इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई
बी प्लस आई सी, ये बनेगा। इसकी वैल्यू को मैंने कहां पर पुट कर दिया, यहां पर पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, वी सी सी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस क्या बन गया, आई बी प्लस आई सी इंटू ये मेरे पास आर ई, ये बन गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां पर मैंने आई बी, देखो यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं, यहां से जब इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके लाएंगे, ये मैंने किस में लिखी है, ये वाली इक्वेशन होती है हमारे पास कॉमन बेस के अंदर, आई सी इज इक्वल टू एल्फा टाइम आई ई प्लस आई बी सी ओ। ये आई सी बी ओ क्या चीज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। इस इक्वेशन में हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी, तो इसके बाद हमने अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आईसी को इधर ले आए, आईसी को इधर ले आए, इसके बाद इस फैक्टर से हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, इस फैक्टर को बीटा पुट कर दिया बीटा, तो यहां पर हमने बीटा प्लस 1 की वैल्यू को निकाल लिया। बीटा प्लस 1 की वैल्यू को जब निकालेंगे तो इसमें 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये फैक्टर बिल्कुल 1 माइनस अल्फा आएगा। इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू हमारे पास ये क्या बन गई, ये बन गई। और यहाँ पर जो ये आईसीबीओ है, ये आईसीओ, इसको हम यूजुअली लिटरना एज आईसीओ भी लिख सकते हैं। आईसीबीओ जो है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आईसी क्या लिख सकते हैं, आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम आई बी, ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू को उठाऊंगा मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू वी सी सी इज इक्वल टू क्या बन गया, आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई बी प्लस, और किसकी वैल्यू लिख रहा हूं, आई सी की, क्या लिख रहा हूं, बीटा टाइम आई बी इंटू आर ई, ये बन गया मेरे पास। यहां से जब मैंने देखा, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहां से वी सी सी को और मैं क्या लिख सकता हूं, ये आई बी आर बी, आई बी को मैंने इसमें से थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया, यहां से भी कॉमन निकाल, आई बी, चलो फिर भी एक लाइन सिंपली आई बी आर बी प्लस वी बी ई, यहां से मैंने आई बी को कॉमन निकाल लिया, तो यहां तो 1 बच गया, यहां पर बीटा बच गया, तो बीटा प्लस 1 इंटू ये क्या बचा, आर बी। अब यहां से इन दोनों में से आई बी की वैल्यू को मैं कॉमन निकाल लूं, तो वी सी ई इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, आई बी को तो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर आर बी प्लस यहां से बीटा प्लस 1 इंटू आर ई, ये ब्रैकेट बंद, क्लोज ब्रैकेट बंद, प्लस क्या बचा हमारे पास वी बी ई, ये बचा। और हम इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां से इस वीबीई को मैं इधर ले आऊं, वीसीई माइनस वीबीई इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, आई बी इंटू आर बी प्लस बीटा टाइम ये फैक्टर आर ई। आई बी की वैल्यू को अगर मैं निकाल लूं तो ये क्या बचा मेरे पास, आई बी इज इक्वल टू, यहां से इस पूरे फैक्टर को डिवाइड कर दूंगा मैं, वीसीई, ये मेरे पास वीसीसी चल रहा है, यहां पर ये वीसीसी, ये वीसीसी चल रहा है, वीसीसी, ये भी वीसीसी, तो वीसीसी वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन क्या आ गया मेरे पास, ये पूरा फैक्टर आर बी। यहां पे ध्यान रखना है, अगर कोई भी एक मिस्टेक होती है तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस डायग्राम के अंदर। तो ये आ चुका है मेरे पास, यहां पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये वीसीसी चल रहा है, वीसीसी में से ये वाला फैक्टर इधर लेके आए, वीसीसी चलेगा। अब यहां पर हमें पता है वीसीसी की वैल्यू वीबीई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब वीसीसी ग्रेटर देन वीबीई, ये होती है कंडीशन, हमें पता है बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1, तो बीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गई, इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो आई बी इज इक्वल टू क्या बना, ये तो इसके कंपैरिजन बहुत कम है, तो वीसीसी अपॉन क्या बचा यहां पर, इसको बीटा लिख सकता हूं मैं, आर बी प्लस बीटा टाइम आर ई, ये आ गया मेरे पास।
आईबी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। आईबी की वैल्यू को जब हमने कैलकुलेट कर लिया है तो हमारे पास हम जानते हैं कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होती है, आईसी इज इक्वल टू, यहां से इसमें आईसीबीओ को नेग्लेक्ट कर दो, जो मैंने ये लिखा था यहाँ पर आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम आईबी, तो यहां पर मैं आईबी की वैल्यू को उठाऊंगा और यहां पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास बीटा इंटू वीसीसी, वीसीसी अपॉन क्या आ गया आरबी प्लस बीटा टाइम आर ई। और इसको मैं क्या मॉडिफाई कर सकता हूं, इसमें से मैं बीटा को कॉमन निकाल दूं और काट दूं, तो इसको बीटा को कॉमन निकाल दूं और काट दूं, तो वीसीसी अपॉन क्या बचा, यहां से इसको कॉमन निकाल दिया तो आर ई प्लस यहां पर आर बी अपॉन बीटा, ये आ गया, ये मेरे पास आईसी आ गया। और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्या ये कलेक्टर करंट बीटा के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सप्लेन करेंगे, जो कि थर्ड फैक्टर है। सबसे पहले हम सेकंड फैक्टर पर जाना चाहते हैं, सेकंड फैक्टर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमने कलेक्टर करंट की वैल्यू निकाल ली है, अब मैं निकालना चाहता हूं, मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर हमने इनपुट आईसी की वैल्यू निकाल ली है, इसकी दूसरे फैक्टर को हम ऑपरेटिंग पॉइंट के निकालते हैं, जो कि आउटपुट सेक्शन से हमें मिलेगा। तो हमने आउटपुट सेक्शन इस सर्किट को आउटपुट को ड्रा किया, तो मैंने यहां से इस वाले फैक्टर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ये मैंने हटा दिया है, मैंने सर्किट डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, ये सिर्फ यहां से मैंने क्या किया, इस वीसी को इधर ले आया और ये मैंने ग्राउंडेड कर दिया, या मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं। तो यहां से मैंने ये वीसीसी को कनेक्ट किया, तो ये आउटपुट पार्ट है। तो आउटपुट पार्ट के अंदर जब मैं केवीएल को अप्लाई करूंगा, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करूंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करूंगा, तो वो क्या कहता है केवीएल, और ये कौन से सेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं मैं, आउटपुट सेक्शन के अंदर। तो आउटपुट सेक्शन क्या कहता है, जो ये मैं वीसीसी दे रहा हूं, ये इस वीसीसी का क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इमीटर। तो क्या लिखूंगा, तो वीसीसी, ये ध्यान रखना है, बस ये गलती नहीं करनी है हमें, बाद में बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। वीसीसी इज इक्वल टू क्या होगा, आईसी आरसी प्लस वीसीई प्लस आईई आरई, ये होगा। और हम ये जानते हैं इस केस में बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो बेस करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो हमारा इसके कंपैरिजन में बेस करंट कम होगा, तो बेस करंट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आईई क्या आ गया, यहां से आईई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आईसी, ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो वीसीसी की वैल्यू क्या आएगी, आईसी आरसी प्लस वीसीई प्लस यहां पर मैं लिख दूंगा आईसी आरई, ये आ गया मेरे पास। तो यहां से अगर मैं वीसीई की वैल्यू निकालूं, वीसीई, तो ये वाली वैल्यू सारी दोनों की दोनों, एक फैक्ट लाइन और लिख लेते हैं हम, वीसीसी इज इक्वल टू, यहां से आईसी को कॉमन निकाल लूं और अंदर क्या बचा, आरसी प्लस आरई प्लस वीसीई, ये बचा। अब वीसीई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट है ऑपरेटिंग पॉइंट का। वीसीसी की वैल्यू क्या आ गई, वीसीसी डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो गया वीसीसी, इसको हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, दैट कम्स आउट टू बी दिस वीसीसी इज इक्वल टू वीसी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, माइनस आईसी आरई आरसी प्लस आरई, ये बन गया। ये मेरे पास सेकंड कोऑर्डिनेट आ चुका, मैंने लाइन खींच दी है। अब मैंने ये तो कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अगर मैं ऊपर चलता हूं तो मेरे पास सैचुरेशन रीजन आता है, और ये मेरे पास कट ऑफ रीजन है। अगर मैं सैचुरेशन यहां से ऊपर की तरफ अगर मैं इस रीजन में जा रहा हूं तो ये मेरे पास सैचुरेशन रीजन है, और सैचुरेशन रीजन में अगर मैं आ रहा हूं तो वीसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहां पर अगर आ जाऊंगा तो ये वीसी की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी सैचुरेशन रीजन के अंदर। इसका मतलब सैचुरेशन रीजन के अंदर क्या कंडीशन आएगी, वीसीसीई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाती है सैचुरेशन रीजन के अंदर। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, तो वहां पर क्या हो गया, वीसी, ये कंडीशन आते ही वीसीसी इक्वल टू आईसी
इंटू आर सी प्लस आर ई। तो यहां पर हमने सैचुरेशन का कलेक्टर करंट निकाल लिया। आईसी किस रीजन के अंदर? सैचुरेशन के अंदर। और इसकी वैल्यू क्या आ गई? वीसीसी अपॉन आर सी प्लस आर ई। ये सैचुरेशन के अंदर है और ये कलेक्टर करंट किसके अंदर है? ये कलेक्टर करंट है ऑपरेटिंग पॉइंट का। इसका मतलब इन दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये पॉइंट डीसी लोड लाइन के सेंटर के ऊपर तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसकी वैल्यू इस सैचुरेशन पॉइंट वाले कलेक्टर करंट से क्या हो? कम हो। इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए यहां पर? आई सी क्यू लेस देन आई सी सैचुरेशन। तो ये कंडीशन यहां पर आती है और ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास ये सैचुरेशन की तो कंडीशन आ गई। अब हम जो इस ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि हम स्टेबलाइजेशन वाले प्रोसेस को फॉलो करना चाह रहे हैं। अब स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस क्या है उस चीज को हम जानना चाहते हैं। अब हमें ये वाला पार्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये ICQ चाहिए, VCE चाहिए और ये सैचुरेशन रीजन चाहिए। तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। ये अब मैं कहां पर चल रहा हूं? ये पहली कंडीशन फेथफुल एम्प्लीफिकेशन तो हमारी ट्रू है इस केस में। अब मैं सेकंड कंडीशन पे जाना चाह रहा हूं। सेकंड कंडीशन क्या है? क्या ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? क्यू डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और नॉट? इसके ऊपर जाना चाह रहा हूं। जब हम इस चीज को स्टडी करने चले तो हमें इस एम्पलीफायर के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो हमारे पास इस इनपुट सेक्शन में हमने क्या लिखा था? इक्वेशन फिर एक बार लिख लेते हैं। VCC इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE प्लस IE RE। ये था हमारे पास। स्टेबलाइजेशन पे जाना चाह रहे हैं हम, तो यहां से हमने IB की वैल्यू को निकाला था। तो IB की वैल्यू क्या थी हमारे पास? दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाली VCC माइनस VBE और माइनस क्या बचा था यहां पर? IB की वैल्यू निकालूंगा तो ये फैक्टर IE RE अपॉन RB ये आ गया। और यहां से अगर मैं बात करूं, देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं VCC ये वाला फैक्टर तो इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ये तो इनपुट वोल्टेज है जिसकी अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट होगा, सिलिकॉन है तो 0.7, इसकी तो नियर अबाउट 5 to 6 वोल्ट होगी। तो इसका मतलब IB की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर? VCC माइनस, इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को, VCC ग्रेटर देन VBE। तो यहाँ पर क्या बन गया? IE RE अपॉन RB। अब मैं स्टेबलाइजेशन फैक्टर को यहां से स्टडी करवा रहा हूं। देखो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ट्रांजिस्टर पर, तो क्या होगा? ICBO जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, जैसे मैं बात समझा दूं यहां पर, सपोज करो ये P टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये N टाइप है। P टाइप में माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और N में कौन है? माइनॉरिटी में होल है। माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं। इसमें जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एटम के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगी? ब्रेक होगी। और ब्रेक होने से यहाँ पर कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, यहाँ पर होल का बढ़ेगा। तो ये चार्ज कैरियर क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। और फ्लो करने से क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बढ़ जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ICBO बढ़ जाएगा।
और आईसीबीओ के बढ़ने से कौन बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। एक बात यहां पर ये याद रखनी है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आईसीबीओ जो बढ़ेगा, आईसीबीओ इंक्रीज होगा। इसके इंक्रीज होने से सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, इसके इंक्रीज होने से कौन इंक्रीज हुआ है, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, जरूर होगा। इसके इंक्रीज होने से, इसके सिर्फ इस आईसीबीओ के इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट में इंक्रीज जितना हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है। अब हम यहां से आगे चलते हैं। अगर आईसी बढ़ा है तो हमें पता है आईबी तो बहुत कम है, इसका मतलब आईबी की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो आईई किसकी वैल्यू बढ़ गई, आईई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आईसी के। इसका मतलब अगर आईसी बढ़ा है तो कौन बढ़ा है, आईई बढ़ा है। अगर आईई बढ़ा है तो यहां पर आईबी में देखो, अगर ये फैक्टर बढ़ा है तो ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आईई वैल्यू, आई किसकी वैल्यू इंक्रीज हो, इसके बढ़ने से कौन बढ़ेगा, आईसी के बढ़ने से आईई बढ़ेगा और आईई इंक्रीज होगा। और आईई के इंक्रीज होने से कौन बढ़ेगा, यहां पर आईई आरई बढ़ेगा। और आईई आरई के बढ़ने से, इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, यहां पर वीसीसी माइनस आईसी आईई आरई, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इसमें से जब ज्यादा वैल्यू कम घटाओगे तो क्या आएगी, कम आएगी। तो कौन घट गया, आईबी की वैल्यू घट गई, आईबी की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा है, अगर मेरा टेम्परेचर के बढ़ने से ये फैक्टर बढ़ा है तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये बीटा घटा भी तो है। इसका मतलब एक टाइम जितना ये बढ़ा है उतना ये क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब ये तो बढ़ा, ये घटा, इसका ये जितना बढ़ा है उतना ये घट गया। तो आईसी की, टेम्परेचर के बढ़ने से आईसी की वैल्यू तो क्या हो गई, सेम रह गई। इसका मतलब आईसी, ये ऐसे होने से आईसी अपनी कंडीशन पुराने वाले पे आ जाएगा, जितनी थी उतनी ही रह जाएगी। इसका मतलब आईसी कलेक्टर करंट इस आरई को यहां पर इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया, ये आईसी का टेम्परेचर के डिपेंडेंसी खत्म हो गई। इसका मतलब आईसी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा कलेक्टर करंट यहीं पर रहेगा, चाहे टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर लूं चाहे डिक्रीज कर लूं, क्योंकि आईसी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब स्टेबलाइजेशन यहां पर मोर है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं जब थर्ड फैक्टर के ऊपर आ रहा हूं, क्या हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ट्रांजिस्टर पैरामीटर के ऊपर। तो हमने क्या देखा, यहां से ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो आईसीबीओ बढ़ेगा और आईसीबीओ के बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, बढ़ा दिया हमने। लेकिन कलेक्टर करंट के बढ़ने से कौन बढ़ेगा, इमीटर करंट बढ़ेगा। और इमीटर करंट के बढ़ने से कौन सा फैक्टर, यहाँ पे देखा हमने, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा। इस पूरे फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई तो इसमें से इसको घटाया तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर आरबी से फिर भी डिवाइड करूंगा तो वैल्यू और कम आएगी। इसका मतलब आईबी की वैल्यू तो कम हो गई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फैक्टर जितना इंक्रीज हुआ उतना ये फैक्टर डिक्रीज कर गया, तो हमारा आईसी उतना का उतना रह गया, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो गया। तो 2 पॉइंट तो यहां पर एक्सप्लेन हो गए फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के। जो थर्ड पॉइंट था, क्या हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम यहां पर आए, वो हमारा ये वाला क्वेश्चन था आईसीक्यू का, कलेक्टर करंट जो हमारे यहां से, हमने फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या Q इज टू बी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ऑन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर, मतलब Q डिपेंडेंट और नॉट ऑन बीटा ट्रांजिस्टर पैरामीटर। तो हमने यहां से देखा
आईसी की जो वैल्यू है वो क्या है, VCC अपॉन RE प्लस RB अपॉन बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अगर मैं आईसी को बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं तो ये वाला फैक्टर मेरे को खत्म करना पड़ेगा। और ये फैक्टर खत्म कब हो सकता है, जब RE की वैल्यू इस रेजिस्टेंस की वैल्यू किस बहुत ज्यादा कर दूं मैं RB अपॉन दिस फैक्टर से। और ये बहुत ज्यादा कब होगी, यहां पर सोचने की जरूरत है। जब मैं इस फैक्टर की वैल्यू बहुत, क्योंकि ये तो फिक्स है, बीटा की वैल्यू फिक्स है, बीटा की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी। और ये फैक्टर ज्यादा तब बनेगा जब RB की वैल्यू क्या बना दूं मैं, बहुत कम बना दूं। इसका मतलब RE की तो वैल्यू मैं क्या कर दूं, ज्यादा कर दूं। RE शुड बी लार्ज, RE शुड बी लार्ज, RE की तो वैल्यू लार्ज कर दूं मैं। तो इस कंडीशन में RB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर RB की वैल्यू लार्ज हो गई तो ये लार्ज होने की वजह से यहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, ज्यादा होगी। और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी तो अब यहां पर मेरे को VCC की पावर सप्लाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा पावर सप्लाई होगी इसका मतलब VCC की वैल्यू इस केस में हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर यहां पर VCC ज्यादा होगी तो यहां पर बेस करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि RB तो मैंने यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, RB लो हो गया, लो होने की वजह से IB बढ़ गया, और IB बढ़ गया तो यहां पे तो हमें ये कंडीशंस का वायलेशन हो गया, क्योंकि IB की वैल्यू तो हमें रिक्वायर्ड चाहिए और लो चाहिए। IB मैं बार बार बोल रहा हूं, IB की वैल्यू लो है IC के कंपैरिजन में, तो IB की वैल्यू अगर लो चाहिए तो इस IB के लिए हमें एक और इनपुट सप्लाई चाहिए जो यहां पर दे रखी थी VBB। इसका मतलब हमें यहां पर IB को लो बनाने के लिए क्या चाहिए, एक और इनपुट सप्लाई चाहिए। इस और वो इनपुट सप्लाई किसको चाहिए, बेस सर्किट को चाहिए इस ट्रांजिस्टर के। और वो अगर इसको अलग सप्लाई चाहिए, इसको अलग सप्लाई चाहिए, VCC हाई चाहिए और IVBB क्या चाहिए, हमें लो चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, दीज रिक्वायरमेंट आर इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होने से ये इस सर्किट को हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। सो ये सर्किट फिर क्या कहता है, मेरे को मॉडिफिकेशन चाहिए, इस सर्किट को फिर मॉडिफिकेशन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास Q डिपेंडेंट और नॉट, तो Q की डिपेंडेंसी बीटा के ऊपर खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई, हमने इसको देखा, अगर बीटा की डिपेंडेंसी हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और ये फैक्टर नेग्लेक्ट कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए इस फैक्टर से। अगर इसकी वैल्यू हम ज्यादा कर रहे हैं तो ये बीटा तो यहां पर कांस्टेंट है, बीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो RB की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, लो करनी पड़ेगी। अगर RB को मैंने लो कर दिया तो यहां पर तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगी, तो बेस करंट बहुत ज्यादा आएगा। वो तो इस सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेस करंट तो बहुत कम चाहिए। तो हमें यहां पर क्या, एक लो पावर सप्लाई की वोल्टेज चाहिए जो कि इसके बेस सर्किट को चाहिए। तो ये एक बेस सर्किट को अलग पावर सप्लाई चाहिए, एक इसके आउटपुट को हाई चाहिए, इसको लो चाहिए, इनपुट को लो चाहिए, आउटपुट को हाई चाहिए। तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है ये रिक्वायरमेंट, तो इस सर्किट को हम यूज नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन यहां पर फेल हो रही है। लेकिन इस सर्किट के कुछ एडवांटेज भी हैं। जो एडवांटेज है वो क्या क्या है, नंबर 1, इसके अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड बायस सर्किट के कंपैरिजन में मोर स्टेबलाइज्ड है। ये एक तो इसकी एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज क्या है, ये सर्किट काफी सिंपल है बिकॉज इट रिक्वायर ओनली 3 रेजिस्टेंस RB, RC एंड RE। ये इसकी मेन एडवांटेज है। और इसकी ये डिसएडवांटेज है। जो डिसएडवांटेज क्या है, ये Q की डिपेंडेंसी को बीटा के ऊपर एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो ये बेस बायस विद इमीटर फीडबैक था। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लेक्चर्स को लाइक जरूर करें, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।